अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सेकंड ईयर अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड ईयर बायोलॉजी। उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है विच इज़ अबाउट रेस्पिरेशन। तो इसकी हम लोग आज क्विक रिवीजन करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग आ जाता है। अब कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पता हो कि हमारे पास समटाइम्स MCQ आता है कि हमारे पास ब्रीथिंग वॉलेंट्री इन नेचर है या इनवॉलेंट्री है। तो हमारे पास ये वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है। अब हमारे पास जो है वो जो इनवॉलेंट्री है तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नंबर 1 MCQ कि हमारे पास आपसे कह सकता है कि द ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है, तो वो मेडुला ऑब्लंगेटा है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा को उसने जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कहते हैं कि एक इसका वेंट्रल पोर्शन होता है और एक इसका डॉर्सल पोर्शन होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को यही पता है कि हमारे पास ब्रीथिंग के दो फेज हैं, एक को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं और एक को एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कहता है जो हमारे पास अब मेडुला ऑब्लंगेटा का वेंट्रल पोर्शन है, ये इसको हम लोग इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं और उसका जो डॉर्सल पोर्शन है उसको एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये दो MCQ हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी जो है वो जहन में रखना है। अगर आप लोगों को आपका प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो वहाँ पर भी मैंने आपसे ये MCQ पूछा था कि हमारे पास जो है वो इंस्पायरेटरी सेंटर कौन सा है या एक्सपायरेटरी का पूछा था, लेकिन इनमें से मैंने आपसे कुछ ना कुछ पूछा था। तो लाइक यहाँ से MCQ आ सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि ओवरऑल ब्रीथिंग का कोई आपसे पूछे तो आप लोगों ने बोलना है कि ब्रीथिंग को हमारे पास ये मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा में जो है वो होता है। अब हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर कौन सा है, इंस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ एन इंस्पायरेटरी सेंटर और डॉर्सल या लेटरल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, जस्ट ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ब्रीथिंग सेंटर की बात करता है तो इसमें ऐसा सच MCQ पॉइंट नहीं है। नीचे आप लोगों के पास जो है वो अब ब्रीथिंग के जो फेजेस हैं या हम लोग जिसको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कह सकते हैं, तो उसमें डिफरेंस उसने बताया। अब इंस्पायरेशन को उसने बोला कि हम लोग इसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं और एक्सपायरेशन को हम लोग एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इंस्पायरेशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है, लाइक ये होता रहता है, लेकिन एक्सपायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस नहीं, इट्स अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब इंस्पायरेशन में बस बेसिक मैकेनिज्म कहते हैं कि पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। देखिए हम लोग जिस वक्त आप एयर को अंदर लेके, इंस्पायरेशन कैसे कहते हैं, एयर को अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, और एक्सपायरेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आते हैं। आप लोग ये परफॉर्म करके देखिए, आप सांस अंदर लेकर जाएं, आपको लगेगा कि आपके लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सपायरेशन में जिस वक्त आप सांस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपके जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन टेकिंग इन ऑफ एयर, वो इंस्पायरेशन है, एंड रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स आउटसाइड द बॉडी, तो एक्सपायरेशन है। अब डायफ्राग्राम क्या होता है, अब देखें आप लोग इंस्पायरेशन करके देखें, इंस्पायरेशन क्या है, डायफ्राग्राम क्या है, लंग से नीचे वाली जो लेयर होती है वो डायफ्राग्राम मसल्स है बेसिकली। अब देखें वो ऊपर की तरफ आ रहा है डायफ्राग्राम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड मूव डाउन, बिकम लेस डोम लाइक शेप। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास हम लोग इंस्पायर करते हैं, ठीक है, एयर को अंदर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो डायफ्राग्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और वो लेस डूम शेप जो है वो ऑक्यूपाई करता है, जबकि एक्सपायरेशन में हमारे पास जो है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, डायफ्राग्राम, और हमारे पास कहता है मूव अप एंड बिकम मोर डूम लाइक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि रिब्स, देखिए आप लोग इसको परफॉर्म करके देखिए ना, एयर को अंदर लेकर जाए, आपको पता चलेगा कि आपकी जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जिस वक्त आप एयर को बाहर लेकर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये तो रिलैक्स हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिब केज की बात करते हैं, मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, और एक्सपायरेशन में हमारे पास जो रिब केजेस होती हैं हमारे पास मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स हमारे पास इंस्पायरेशन में इंक्रीज़ करता है और एक्सपायरेशन में डिक्रीज़ करता है। और प्रेशर ऑफ द लंग्स कब डिक्रीज़ होता है, जिस वक्त हम लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं, और एक्सपायर कर रहे होते हैं जिस वक्त एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो प्रेशर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हम लोग एयर को देखें, आप ऊपर लेकर जाएं, एयर को अंदर लेकर जाएं, आपको खुद जो है वो ये चीज़ महसूस होगी।
एयर मूव्स इनटू द लंग इन इंस्पायरेशन एंड आउट ऑफ द लंग इन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ये था आप लोगों के पास डिफरेंसेस। आप लोग जो है वो लाजमी जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट कर लें। समटाइम्स अगर आपसे उसने डायरेक्टली यहाँ से चीज़ें ना भी पूछी तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंस्पायरेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। और ऊपर से जस्ट ये आपको पता हो कि हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा है, और जो हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर है ये डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया, ये था आप लोगों के पास कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो देखिए हम लोगों ने बात की ब्रीथिंग की, उसमें हम लोग एयर को जो है वो अंदर लेकर जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आ रहे होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की और ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये क्या फिनोमेना होता है, बेसिकली क्या मैकेनिज्म क्या होता है वो देखेंगे। अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड आ जाता है। ठीक है, पहले हम लोग इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से 90 से कहता है कि 97% ऑफ द ऑक्सीजन बाय रेड ब्लड सेल्स। अब हमारे पास कहता है कि हमारे पास 97% जो ऑक्सीजन होती है ना वो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स लेकर जा रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब और 3% हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये पॉइंट्स लाजमी देखने हैं। समटाइम्स वो आपसे कह सकता है कि 97% ऑफ द ऑक्सीजन बाय रेड ब्लड इज़ टेकन अप बाय, तो वो रेड ब्लड सेल्स की लेकर जा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। या प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन को, तो वो 3% कर रहा होता है। तो ये आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स जहन में रखने हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, कहते हैं इसमें हमारे पास 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको मायोग्लोबिन का भी बता दूँ, इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स होते हैं। ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। हमारे पास हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कैरी करता है। मायोग्लोबिन का भी आप लोग जहन में रखें कि हमारे पास जो मायोग्लोबिन होता है ये 2 मालिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है। कहते हैं इन एल्वेलार रेड ब्लड सेल हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाइंड्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विद दिस एंड दैट। कहता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा तो ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा बाइंड करेगी। ठीक है, ब्लड के साथ। कहता है कि मैक्सिमम 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड अगर हमारे पास 100% सैचुरेटेड ब्लड हो। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास अगर हमारे पास ब्लड 100% सैचुरेटेड हो, इस MCQ को नोट करें। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड 100% सैचुरेटेड है तो हमारे पास 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो कैरी होगा। तो अगर सैचुरेटेड 100% सैचुरेटेड की उसने बात की है ना, आइडियल, वैसे 100% सैचुरेटेड नहीं होता, एक आइडियल केस है। ठीक है, अगर 100% हुई तो वो आप लोगों के पास ऑक्सीजन कितने जो है वो कैरी करेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड सिर्फ 20 मिलीलीटर। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये भी MCQ पॉइंट है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम्बाइन, कहता है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कम्बाइन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। ठीक है, कितने मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, पता नहीं चलता, ये आ जाती हैं समटाइम्स आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो ये आप लोगों को लाजमी पता हो। अब नॉर्मली हमारे पास जो आर्टरी प्रेशर होता है वो कितना होता है, अब नॉर्मली ये बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने 100% सैचुरेटेड की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल आर्टरी प्रेशर होता है वो इसमें हमारे पास 19.4 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर जो है वो होता है। ठीक है, और नॉर्मली हमारे पास जो ब्लड होता है वो 97% सैचुरेटेड होता है, 100% सैचुरेटेड नहीं होता। तो उस केस में आप बोलोगे कि हमारे पास 19.4 जो है वो मिलीलीटर ऑफ ये होता है आप लोगों के पास ऑक्सीजन क्या होता है इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, ऊपर जो हम लोगों ने जो है वो 20 मिलीलीटर बात की थी वो सैचुरेटेड 100% सैचुरेटेड केस था, यानी कि वो एक आइडियल केस था।
अब यहाँ पर जो वीनस ब्लड होता है वो 100 मिलीलीटर में हमारे पास सिर्फ 14.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन मालिक्यूल से है वो कैरी कर रहा होता है। नीचे एक्सरसाइज के दौरान वीनस का देखें, उसमें बोला है कि 4.4 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ये थे आप लोगों के पास MCQ पॉइंट्स। आप लोगों को पता होगा कि 97% ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल से है वो कैरी कर रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% बाय प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। मायोग्लोबिन में मैंने आपको बताया कि 2 होते हैं। कहते हैं कि एल्वलाई में रेड ब्लड सेल्स को छोड़ें। जस्ट आपको पता हो कि हमारे पास मैक्सिमम 100 मिलीलीटर जो है वो हमारे पास ये इसमें होता है ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, जब हमारे पास 100% सैचुरेटेड ब्लड हो तो। ठीक है, ये आइडियल केस है। आपसे लाजमी नहीं है कि वहाँ पर एक MCQ में बोले कि 100% सैचुरेटेड के लिए अगर उसने लफ्ज़ आइडियल इस्तेमाल किया तो फिर आप समझ जाना कि 100% सैचुरेटेड की बात कर रहा है। और 100% सैचुरेटेड के केस में हमारे पास 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और हमारे पास ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास और हीमोग्लोबिन होता है, ये 100 मिलीलीटर में सिर्फ 15 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 ग्राम में कितना होता है फिर ये 1.34 ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नीचे नॉर्मल वैल्यूज़ आप लोगों को मैंने बताई हैं 19.4, 14.4, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज के वक्त क्या होता है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब नीचे ये प्लाज्मा का भी उसने लिखा है, लेकिन प्लाज्मा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक वो ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स का ही पूछ रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फिर भी देखेंगे। कहता है कि हमारे पास 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में होता है। ठीक है, एंड इंक्रीज अप टू 0.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन। तो लाइक ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप लोग देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने पास नोट भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर कहता है कि इसको प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट 0.17 मिलीलीटर बाय प्लाज्मा। सिंपल इज़ दैट, यही पॉइंट्स हैं मैंने आपको जो बताए हैं, तो इसमें आप लोगों ने जस्ट यही देखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास नोट कर लो। अब हमारे पास जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी आई मीन टू से दैट। अब हमारे पास इसके 3 वेज हैं। ये 3 वेज से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, एंड समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट आगे उसने लिखा है ऐसा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाले जो 3 पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। मोलस्कास के केस में हीमोसाइनिन होता है। आपको मैंने वहाँ पर एनीमिलिया वाले जब चैप्टर में आपको रिवाइज करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास जो मोलस्कास होते हैं उनमें हमारे पास हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन होता है। इस वजह से उनका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। ये भी आप लोग यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास हीमियोअर्थरिन। हमारे पास ये कुछ मेरीन्स एनिमल्स होते हैं उसमें होता है। ठीक है, और ये एनुलेट्स में क्या होता है ये भी आप लोग देख लो। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है वो 23% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा होता है। ठीक है, और 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। नीचे लिखता है ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसप्लांट होता है, वो हीमोग्लोबिन का जो है वो हीम पार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो हमारे पास जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 7% हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने इनकी ये ध्यान में रखने के पास 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हो रही होती है, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रही होती है, और 3% हमारे पास ये डिज़ोल्व फॉर्म में हो रही होती है प्लाज्मा के अंदर। दैट इज़ इट, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास जो है वो पिगमेंट्स आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो एक बात होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसमें हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन आता है, और ये बाकी भी उसने डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है, पिगमेंट्स। लेकिन आपको जस्ट ये पता हो कि इसमें जस्ट आप लोग जस्ट ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हमारे पास ये 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कैरी कर रहा होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन 2 कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन हमारे पास जो है वो ये इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। मोलस्का में हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, वहाँ पर हमारे पास हीमोसाइनिन होता है, उसकी वजह से उनका कलर जो होता है, उनके जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। बाकी यहाँ पर MCQ पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है इसमें रेस्पायरेशन में, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो, कहते हैं जिस वक्त हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, फूड को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो MCQ पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोग जो है वो ये ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास ये जो हायर एनिमल्स होते हैं, इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल सर्फेसेज होती हैं जो कि ये रिस्पायरेशन वगैरह कर रही होती है, गिल्स एंड लंग्स वगैरह, ठीक है। जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि लाइक लोअर एनिमल्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें हमारे पास सच इस तरह से कोई गिल्स या लंग्स नहीं हो रहे होते, डायरेक्टली हमारे पास ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसप्लांट हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ये बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में थी, यहाँ पर इन्होंने बाद में मेंशन किए हैं, तो जस्ट आप लोग इनकी नेम मेंशन कर लो, नेम ध्यान में हो। हमारे पास फिजिकल प्रोसेस ऑफ डायफिन होता है, परमिएबल होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कर रहा है। थिन होते हैं, सरफेस एरिया का ज़्यादा होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, डीप डायफ्यूजन ग्रेडियंट, जस्ट दैट इज़ इट। यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने एक पॉइंट मिस किया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेटालोप्रोटीन्स होते हैं। मायोग्लोबिन कहता है कि चेंज बाय चेंज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। अच्छा, हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड में होता है और मायोग्लोबिन हमारे पास ये मसल्स में स्टोर्ड होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह करो कि बुक से इसको एक मरतबा पढ़ लो, रीड आउट कर लो, स्पेशली हीमोग्लोबिन को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत कम चीज़ें मेंशन की हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही वाली है जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हैं, ठीक है। लेकिन फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग बुक देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हम लोग पहले ये लंग्स, वॉल्यूम्स और ये चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। अब हमारे पास लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, हमारे पास टोटल हमारे पास कितना होता है, 5 लीटर्स कैपेसिटी होती है लंग्स की, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रीथ, उसे हम लोग जो है वो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जब हम लोग लाइक एक ब्रीथ करते हैं, हमारे पास जो रिमेनिंग लंग्स में ये गैसेस बच जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो रेस्ट पर हो रहा होता है, ठीक है। तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है और ये हमारे पास 1.5 लीटर होता है। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये 500 मिलीलीटर होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर होता है। जस्ट ये दो वैल्यू आप लोग अपने ध्यान में रख लो, और ओवरऑल ये टोटल लंग्स कैपेसिटी आप लोग याद रखो कि वो 5 लीटर कैपेसिटी होती है। ओवरऑल 5 लीटर कैपेसिटी होती है। टाइडल वाली हमारे पास 500 मिलीलीटर होता है और रेजिडुअल वाली हमारे पास 1.5 लीटर होता है। दैट इज़ इट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पास सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नोज़ है, ठीक है। ओनली विजिबल पार्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास बोन होता है, कार्टिलेज होता है, फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ होते हैं। एक्सटर्नल फीचर चाहिए कहता है डिपेंड अपॉन द एथमोइड एंड कार्टिलेज। इसके हमारे पास हेयर्स होते हैं। इसमें हमारे पास फर्दर उसने बोला कि लाइन बाय द नॉस्ट्रल एंड नोस्ट्रल कैविटीज़। लाइक इसमें MCQ पॉइंट कोई भी नहीं है, जस्ट आपको बताओ सिलियम एंड म्यूकस होता है। इसमें म्यूकस में ब्रेन अंडर द ब्लड सप्लाई वार्म। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। अबाउट ये आपको जो होता है इतना वार्म कर देती है ये इस जगह को 30 डिग्री तक, अप टू 30 डिग्री तक करती है। जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फ्रिजन पार्टिकल नोज़ के थ्रू इंटर करने की कोशिश करता है, तो ये लाइक उसको कोशिश करती है कि पहले तो ये जो मिकस और ये हेयर लाइक वो होते हैं ये उसको ट्रैप कर लें,
और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है ये उसको लाइक वहाँ पर ही किल कर दे। अगर किल हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता फिर आगे हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आप लोग कम्युनिटी वाले चैप्टर में पढ़ आए हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग जस्ट ये ध्यान रखो कि हमारे पास ये जो ब्लड सप्लाई होती है नोज़ के अंदर या नॉस्ट्रल्स के अंदर, ये इसकी हमारे पास 30 डिग्री तक हमारे पास टेम्परेचर को राइज़ करती हैं, ठीक है, ये पता हो, दैट इज़ इट। बाकी इसमें एथमाइड बोन और कार्टिलेज और हेयर्स और म्यूकस और ये चीज़ें आपको पता हो कि ये चीज़ें इधर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स हमारे पास एक कोन शेप्ड होता है, ओरल जो है हमारे पास प्लस नोजल कैविटी, ईसोफिगस प्लस लैरिंग्स। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज़ द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जस्ट यही फेरिंग्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस टेस्ट याद हो वहाँ पर ही मैंने आपसे कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, तो वो फेरिंग्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लाजमी पता हो कि फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा हमारे पास जो है वो तीसरा पार्ट हमारे पास वो लैरिंग्स आता है। अब लैरिंग्स का हमारे पास डुअल फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो ये एयर को लंग्स तक लेकर जाता है और ये हमारे पास ऑर्गन ऑफ वॉइस कहलाता है, ठीक है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि बर्ड्स के केस में लैरिंग्स नहीं होता, वहाँ पर सैरिंग्स होता है, SARYNX, ठीक है। अगर आप लोगों ने एनिमिलिया वाला चैप्टर सुना है, देखा है, लेक्चर सुना है, तो वहाँ पर ये मैंने बताया था आप लोगों को कि बर्ड्स के केस में हमारे पास लैरिंग्स की जगह सैरिंग्स होता है, जिसको हम लोग उनका वॉइस बॉक्स कह रहे होते हैं। तो ये भी आप लोग अपने ध्यान में लाजमी रखें। कॉम्पोजिशन में कहते हैं कार्टिलेज होता है, मेम्ब्रेन, मसल्स और ये होते सेंटर, यहाँ से MCQ पॉइंट नहीं है। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि इसका डुअल फंक्शन होता है, ये एयर को लंग्स तक लेकर जाता है और हमारे पास जो ऑर्गन ऑफ वॉइस भी इसे कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिकिया है। ट्रिकिया की उसने लेंथ दी है, विड्थ दी है, ये पता हो, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और इसमें हमारे पास 16 to 20 हॉर्स शू इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चन वो ये नहीं पूछेगा कि ट्रिकिया में कितने ये C शेप्ड ये वो सेंडेड होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि 16 to 20 हॉर्स शू इनकम्प्लीट रिंग्स कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं, लैरिंग्स में होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं या ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। तो ये आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये जो 16 to 20 स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रेकिया में होते हैं। लाइंड विद द सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, एयर को ये मॉइस्ट करते हैं, वार्म करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। लेकिन जस्ट आप लोग यहाँ से जस्ट ये इनकी लेंथ विड्थ जहन में रखोगे और ये 16 to 20 हॉर्स शू इनकम्प्लीट रिंग्स को जहन में रखोगे, दैट इज़ इट। उसमें हमारे पास ब्रोंकाई आ जाता है। इसमें हमारे पास 2 ब्रोंकाई होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ़्ट होता है। जो राइट वाला होता है ये लार्जर होता है लेकिन शार्टर होता है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि 2 ब्रोंकाई होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट होता है। और एयर वे नेटवर्क किसे कहते हैं, ब्रोंकाई को, ठीक है। जस्ट ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ब्रोंकाई होता है इसको एयर वे नेटवर्क कहते हैं, बाकी यहाँ से एज सच इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, कहते हैं कि टर्मिनेट्स इन एल्वोलाई 1 मिलीमीटर और लेस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे किसी टेस्ट के अंदर ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर पूछा हुआ था, तो ये लेंथ पूछी हुई थी, तो ये 1 मिलीमीटर से लेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वॉल कंपोजिशन सिलिकेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम प्लस लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स कैन चेंज द डायमीटर। अच्छा, इसमें हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, क्यूबाइडल होता है, स्क्वेमस होता है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। एल्वोलाई आ जाता है, एल्वोलाई गैस एक्सचेंज सर्फेसेस
इनकी वाल 0.5 माइक्रोमीटर थिक होती है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है। ब्रोंक्यूल में क्यूबाइडल एपिथेलियम है, लेकिन एल्वोलाई में हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम है, थिन होता है, फ्लैटेंड होता है। और इसमें हमारे पास इसके अंदर 700 मिलियन एल्वोलाइज होते हैं। और लाइक इसमें और कोई MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखना है इनका डायमीटर्स दोनों का, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई दोनों की बात कर रहा हूँ, डायमीटर ध्यान में रखने। सेकंड थिंग इज़ डैट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये क्यूबाइडल एपिथेलियम इनमें होता है, लेकिन जो एल्वोलाइज होते हैं इनमें स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। जस्ट ये दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब उसके बाद हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। कहते हैं कि बेस ऑन डायफ्राग्राम एपिक्स एक्सटर्नल अबव द फर्स्ट स्ट्रिप। अब ये लोकेशन उसने बताई कि हमारे पास लंग्स की जो बेस होती है वो डायफ्राग्राम के ऊपर लाई कर रही होती है, और उसका जो एपिक्स होता है अपर पार्ट वो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिप के साथ जो है वो उससे अबव होती है। कहते हैं कि लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। और ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लंग्स होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं। अब राइट वाला होता है ये हमारे पास 56% ऑफ एयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 3 लोब्स होती हैं, राइट वाले की 3 लोब्स होती हैं, और लेफ़्ट वाला कितना कर होता है 56 माइनस 100 करो तो 44 हमारे पास बनता है। तो लेफ़्ट हमारे पास 44% इसमें एयर होती है, और इसमें 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। लोब्स कम है, एयर की परसेंटेज भी कम है, ठीक है। राइट वाले में लोब्स 3 है तो एयर की जो वो है वो भी ज़्यादा है। अब देखिए राइट वाले में 56% ऑफ एयर है, ठीक हो गया, और लेफ़्ट वाले में 2 लोब्स हैं और वो 44% ऑफ जो है वो उसमें एयर है। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं कि कौन सा, आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि लाइक बड़ा लंग कौन सा है, तो वो राइट वाला है, उसमें 3 लोब्स हैं, ठीक है। अब प्लूरा क्या है? प्लूरा हमारे पास वो लेयर होती है जो लंग को कवर करती है। आपको मैंने बोन्स की लेयर्स का बताया कि बोन्स को क्या चीज़ कवर कर रही होती है, हार्ट की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं ये भी आप लोग लाजमी जहन में रखा करें, ये भी समटाइम्स MCQ में पूछते हैं। अब हार्ट की केस में हमारे पास प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को और ये फ्रिक्शन को लो करती है, सिंपल एज दैट। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ हैं तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये सिंपल 4 से 5 डिजीज़ हैं, उनकी जस्ट डेफिनेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज़ इट, ठीक है। तो आप लोगों का टास्क ये बनता है, अगर आप लोगों ने वीडियो सुन लिया तो सिर्फ 5 मिनट निकालें, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट दें और वो बुक से जाकर देखें और अपने पास नोट करें, जस्ट सिंपल उनकी डेफिनेशंस, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 14, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, रिवाइज़ किया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो।